नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। और पहला कथन है, भारत में 5 बाघ परिदृश्य हैं, यानी कि टाइगर लैंडस्केप की यहाँ पर बात हो रही है। कहने का आशय यह है कि भारत में 5 ऐसे लैंडस्केप हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट 2018 में ये बताया गया है कि भारत में 5 बाघ परिदृश्य यानी कि टाइगर लैंडस्केप हैं। और वे हैं शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदान, ये पहला लैंडस्केप है जिसमें बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। दूसरा है मध्य भारतीय परिदृश्य और पूर्वी घाट, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्य आते हैं। तीसरा है पश्चिमी घाट, जिसमें गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को रखा गया है। चौथा है उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र मैदान, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ वेस्ट बंगाल शामिल है। और पांचवा है आपका सुंदरवन। तो ये 5 बाघ परिदृश्य यानी कि टाइगर लैंडस्केप भारत में है। पूरे भारत को इन 5 बाघ परिदृश्य में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही है। मैंने पांचों के नाम आपको दे दिए हैं, जरूर याद रखिएगा इसको। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, TRAMCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे हम NTCA कहते हैं, द्वारा शुरू की गई एक सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली है। अभी अभी हमने स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया 2018 रिपोर्ट की बात की गई। और यहाँ पर बाघों की गणना के लिए यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है जिसका नाम है MSTRIPES, जिसे हम मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस के नाम से जानते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है MSTRIPES। इसे 2010 में NTCA के द्वारा भारतीय बाघ अभयारण्यों में लॉन्च किया गया था। ये एक सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली है जिसे वन्यजीव संरक्षण में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है NTCA के द्वारा, उसका नाम है MSTRIPES, जिसे 2010 में लागू किया गया था। लेकिन हमारे कथन में कहा जा रहा है कि TRAMCA NTCA द्वारा शुरू की गई एक सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली है। और ये कथन गलत है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम गलत दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में है। तो यहाँ पर यह कथन सही है। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है आज के पेपर में कि टाइग्रेस अंडर ऑब्जर्वेशन फाउंड डेड इन टडोबा। तो टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, वह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह 50 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक है। टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व 93-94 में महाराष्ट्र के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। और राज्य में पहला स्थापित टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व है, जो कि 1973-74 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में दी है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। और इसी के अनुसार जो यहाँ पर तीसरा कथन है वो सही हो जाता है। तो हमें बताना था कि इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। तो हमने देखा कि पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, बुर्किना फासो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। और यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। आज के पेपर में ही इससे रिलेटेड एक न्यूज भी आया है। और न्यूज है 114 किल्ड इन बुर्किना फासो अटैक। इस न्यूज को भी ध्यान में रखेंगे। और इसीलिए बुर्किना फासो को लेकर के यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। और यहाँ पर पहला कथन है कि यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है।
तो बुर्किना फासो एक कंट्री का नाम है जो कि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। आइए देख लेते हैं इसे मैप में। ये है बुर्किना फासो जो कि पश्चिमी अफ्रीका में है और लैंडलॉक कंट्री है। इसके चारों तरफ जो है आपको कंट्री दिखेंगे, जैसे नाइजर है, माली है, घाना है, कोट डिवोर, बेनान। ये चारों तरफ से जो है देशों से घिरा हुआ है और ऐसा देश जो चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ हो उसे हम लैंड लॉक कंट्री के नाम से जानते हैं। तो बुर्किना फासो भी एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा मैप में कि चारों तरफ से जो है कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। यह अफ्रीका के अर्ध शुष्क साहेल क्षेत्र का हिस्सा है। ये कथन भी सही है। अगर हम बुर्किना फासो के बारे में बात करें तो बुर्किना फासो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित है और इसी आधार पर जो दूसरा कथन है वो भी सही हो जाता है। तीसरा कथन है भूमध्य रेखा बुर्किना फासो से गुजरती है। आइए देख लेते हैं मैप में कि जो भूमध्य रेखा है क्या बुर्किना फासो से गुजरती है या नहीं। यहाँ पर ये लाइन है इक्वेटर का और आप देख सकेंगे कि जो इक्वेटर है वो गैबोन से होकर गुजर रही है। रेड कलर से आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ब्लू कलर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, फिर युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है। तो ये देश हैं जिससे होकर के ये इक्वेटर गुजर रहा है, यानी कि भूमध्य रेखा गुजर रहा है। तो यहाँ पर ये कहना कि भूमध्य रेखा बुर्किना फासो से होकर गुजरती है, ये कहना गलत है, यानी कि कथन 3 गलत है। कथन 4 को भी देख लेते हैं कि बुर्किना फासो का प्रमुख जनजातीय भाषाई समूह मोसी है। तो ये बात भी सही है। अगर आप बुर्किना फासो के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि बुर्किना फासो में मोसी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो इसके आधार पर चौथा कथन भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि भूमध्य रेखा बुर्किना फासो से होकर गुजरती है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट को 4 रंग श्रेणियों में बांटा गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर इन चारों रंगों की चर्चा की गई है और उनके सामने वे कौन से बायोमेडिकल वेस्ट को दर्शाते हैं इसके बारे में बताया गया है और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सुमेलित है। बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है आज, और यहाँ पर स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2021 रिपोर्ट निकाला गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब कोविड-19 की दूसरी लहर आई थी हमारे देश में, उस समय लगभग हर दिन 2 लाख किलोग्राम के बायोमेडिकल वेस्ट निकलते थे और इसको लेकर के यहाँ पर चिंता जाहिर की गई है। अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसे 4 अलग अलग रंगों में दर्शाया जाता है। एक है येलो, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है व्हाइट और चौथा है ब्लू। और यहाँ पर इसी की बात कही जा रही है। तो आइए कथन 1 को देख लेते हैं। और कथन 1 में बात हो रही है येलो कलर की और उसके सामने लिखा हुआ है मानव शारीरिक अपशिष्ट। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है पशु शारीरिक अपशिष्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो येलो जो कलर से जो है ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट को यहाँ पर दर्शाया जाता है, यानी कि जो ह्यूमन और एनिमल अपशिष्ट हैं उसे येलो कलर से दर्शाया जाता है। इसके अलावा एक्सपायर मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड्स, इसे भी जो है येलो कलर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। यहाँ पर दूसरा जो है वो कलर है ऑरेंज। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है उसमें कॉन्टैमिनेटेड प्लास्टिक बैग, बोटल्स, पाइप्स और कंटेनर्स को दर्शाया जाता है। और अगर हम कथन 2 के सामने देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूषित प्लास्टिक की थैली और बोतलें, यानी कि कथन 2 भी सुमेलित है। कथन 3 को देख लेते हैं। कथन 3 में है व्हाइट कलर को दर्शाया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्केपेल, ब्लेड और सुई। अगर हम यहाँ पर व्हाइट कलर को देखें तो यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर स्केपल्स, ब्लेड, निडल्स, सिरिंज, शार्प मेटल आइटम्स, इन्हें जो है व्हाइट कलर से दर्शाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा है वो भी सुमेलित है। आइए देख लेते हैं चौथे पॉइंट को। और चौथा कलर है आपका ब्लू, जिसके सामने लिखा हुआ है टूटा कांच से बने पदार्थ या मेटेलिक
बॉडी इम्प्लांट। अगर हम यहाँ पर देखें तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ब्लू कलर से हम ब्रोकन ग्लासवेयर और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है यानी कि जो कलर है वो भी सही तरीके से सुमेलित है। तो यहाँ पर चारों के चारों जो कलर हैं वो सही तरीके से सुमेलित हैं और इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन है H10N3 वायरस का एक दुर्लभ प्रकार है जो आम तौर पर पोल्ट्री को संक्रमित करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है H10N3 वायरस की और कहा जा रहा है कि ये आम तौर पर पोल्ट्री को संक्रमित करता है। आइए देख लेते हैं इस कथन को। यहाँ पर आज के द हिंदू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा है जिसका शीर्षक है फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। तो यहाँ पर चाइना के द्वारा जो है यह कंफर्म किया गया है कि H10N3 से पहला जो है ह्यूमन इन्फेक्शन का पता चला है और ये एक ऐसा वायरस है जो नॉर्मली पोल्ट्री को इन्फेक्ट करता है। जनरली इसके कोई भी केस मानव में नहीं देखे गए थे, लेकिन चाइना के द्वारा अभी ये कंफर्म किया गया है कि H10N3 से इन्फेक्ट होने वाला जो पहला केस है उसे वहां पर रिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि H10N3 वायरस का एक दुर्लभ प्रकार है जो आम तौर पर पोल्ट्री को संक्रमित करता है, ये बात सही है। आमतौर से H10N3 जो है वो पोल्ट्री को ही संक्रमित करता था, लेकिन इसका पहला केस जो है अभी चाइना में पाया गया है। लेकिन दुनिया के किसी और देश ने जो है H10N3 से संक्रमण की बात अभी नहीं बताई है। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आम तौर पर जो है ये पोल्ट्री को संक्रमित करता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है H5N1 सबसे आम वायरस है जो बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का कारण बनता है। हालांकि यह काफ़ी हद तक पक्षियों तक सीमित रहता है, फिर भी यह अन्य जानवरों में भी फैल सकता है लेकिन इंसानों को संक्रमित नहीं कर सकता। अगर हम H5N1 की बात करें तो इसी आर्टिकल में जो है इसके ऊपर चर्चा की गई है और कहा गया है कि H5N1 जो है वो कॉमन वायरस है जिसके कारण बर्ड फ्लू, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, वो होता है। ये H5N1 क्रॉस ओवर करता है, यानी कि यह जो है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी जा सकता है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। और WHO के द्वारा ये बताया गया है कि H5N1 का जो फर्स्ट केस था जो कि ह्यूमन में पाया गया था वो 1997 में पाया गया था और यहाँ पर यह कहा गया कि जितने भी लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे उसमें से लगभग 60% लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ पर यह कहना कि H5N1 से जो है ह्यूमन को कोई खतरा नहीं है, यह मनुष्यों में नहीं फैलता, ये बात गलत है। यहाँ पर हमारा जो कथन 2 है वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इंसानों को संक्रमित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए केवल 1। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2012 में आया था और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से समावेशी शासन का अंग कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है समावेशी शासन की और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है यहाँ पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग की अनुमति देना। तो ये किसी भी तरीके से समावेशी शासन का जो है अंग नहीं है। समावेशी शासन का मतलब होता है कि एक साथ सभी को लेकर के उनका विकास करना, छोटे से लेकर के बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम करना। यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे कथन को और दूसरा कथन है सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियों की स्थापना। ये जो है समावेशी शासन का अंग है। तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाना, ये भी समावेशी शासन का अंग है। चौथा है मध्याह्न भोजन योजना को सुदृढ़ बनाना, ये भी समावेशी शासन का ही अंग है। तो यहाँ पर
दूसरा, तीसरा और चौथा कथन जो है वो समावेशी शासन का अंग है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर। इसको लेकर के आज के पेपर में एक न्यूज़ भी आया है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के सबूत मिले हैं, उसको खोजा गया है। और यह खोज क्वांटम यूनिवर्स में कुछ सबसे कठिन प्रश्नों का हल करने में मदद कर सकता है। यह फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया गया है। इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में लगभग 1 दशक पहले ही बता दिया था, जिसका सबूत अभी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा दिया गया है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तब बनते हैं जब किसी भी तत्व के परमाणु को परम शून्य तापमान तक ठंडा किया जाता है। इस बिंदु पर तत्व के सभी परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, यानी एक सुपर परमाणु बन जाता है। और इसी अवस्था को पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। अगर हम इस खोज के उपयोगिता की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के द्वारा अंतरिक्ष की डार्क एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है और इसके माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी पता लगाने में मदद कर सकता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आपको ये अंक अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।